वॉल कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है? क्या एनिमल सेल में होती है? नो। वेरी गुड। फिर कहाँ होती है? प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल एंड फंगल सेल। प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल एंड फंगल सेल। वेरी गुड अलीना, वेरी गुड। अच्छा, सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल के अलावा बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल में भी होती है। वेरी गुड। आदिल, आदिल अनम्यूट योर माइक बेटा। अब ये बताइए कि कॉम्पोजिशन क्या होती है प्लांट सेल की, सेल वॉल की? प्लांट सेल वॉल की क्या कॉम्पोजिशन होती है, केमिकल कॉम्पोजिशन? जी आदिल, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट हैं अभी। बोले आप। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। वरुण कुमार आप बताइए और अपना कैमरा ऑन कर लीजिए जल्दी से। प्लांट सेल की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है वरुण? जी वरुण। इट इज मेड अप ऑफ मिस सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन। सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, वेरी गुड। सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। और ये क्या चीज थी वरुण, सेल्यूलोज और पेक्टिन? क्या होते हैं ये सेल्यूलोज और पेक्टिन? मिस ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब मिस इन दो चीजों से कंपोज बने हुए होते हैं। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि सेल्यूलोज और पेक्टिन जो हैं वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या उनको हम, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या हम उनको पॉलीसेक्राइड्स भी कहते हैं। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? याद करिए, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर जो हमने उस दिन ड्रॉ किया था, प्लांट सेल वॉल है ये, ठीक है, और अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में से जो सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है, साइटोप्लाज्म दरअसल पॉलीसेक्राइड का बना हुआ है, और उसमें से जो सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होके कॉर्नर्स पे जाती है, बाहर की साइड पे जाती है, और बाहर की साइड पे जाके जमा हो जाती है, और जमा होने के बाद वो यहाँ पे आके ड्राई एंड हार्ड हो जाती है। जब वो ड्राई एंड हार्ड हो जाती है तो उसको हम कहते हैं सेल वॉल। और ड्राई एंड हार्ड होने की वजह से ही प्लांट सेल जो है उसका एक डेफिनेट शेप होता है, उसका एक डेफिनेट शेप होता है, चाहे वो हेक्सागोनल शेप हो या रेक्टेंगुलर शेप हो। अच्छा, अगर किसी प्लांट में, किसी प्लांट सेल की सेल वॉल ज्यादा थिक है, इसका मतलब उसमें उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज हुई है ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स। और वो लेयर्स क्या होती हैं? जब सबसे पहली लेयर बाहर जाके ड्राई होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद फर्दर बाहर जाती है और ड्राई हो जाती है, जमा हो जाती है एक और वॉल, और वो मजीद थिक हो जाती है। ठीक है, एक और सिक्रीशन और निकलती है, और निकल के बाहर की साइड पे जाती है, और बाहर जाके वो जमा हो जाती है। तो उसी सेल वॉल पे जो प्राइमरी सेल वॉल थी, मजीद सिक्रीशन जाके जब जमा हो गई तो वो और मोटी हो गई, दो लेयर बन गई। और अब वो लेयर कहलाएगी, जो बाद में बनी है वो लेयर कहलाएगी सेकेंडरी सेल वॉल। और जब प्लांट सेल्स के मिडिल में जो वॉल होती है, अगर ये एक और प्लांट सेल है और उसके मिडिल में जो वो एक वॉल होती है, वो कहला रही होती है क्या? मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला। ठीक है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट सेल में दो बाउंड्रीज हैं, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल्स के बाद अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सेल वॉल होने की वजह से प्लांट सेल को क्या एडवांटेज होता है, क्या सिग्निफिकेंस है सेल वॉल की? नंबर वन, एक तो ये प्लांट सेल को
एक डेफिनेट शेप देती है, चाहे वो हेक्सागोनल शेप के सेल हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप हो, लेकिन एक डेफिनेट शेप होगा, वो शेप बार बार चेंज नहीं होगा। जैसे एनिमल सेल के शेप्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो फ्लेक्सिबल इरेगुलर शेप होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल की वजह से यहाँ पे जो भी शेप है वो फिक्स शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है। और दूसरा बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, अब जो हार्ड सेल वॉल है इसकी वजह से यहाँ पर लाइसिस ऑफ सेल भी नहीं होगा, सेल लाइसिस। ठीक है, ये सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम सेल लाइसिस। सेल लाइसिस के क्या मतलब होते हैं ये मैं बताने जा रही हूं, जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि सेल वॉल का क्या एडवांटेज है, ये सेल वॉल की क्या सिग्निफिकेंस है, जो प्लांट सेल में मौजूद है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। ओके, तो हमने कहा कि सेल वॉल प्लांट सेल को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम सेल लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन या टूटना। ठीक है, ब्रेकअप हो जाना, ब्रेक होना, उसके टुकड़े हो जाना। अब आपको एग्जांपल दे रही हूँ दो सेल की, ये है एनिमल सेल और ये है एक प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल की ये जस्ट सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल भी है और ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर चीजें मौजूद हैं। अब क्या होगा, अब फॉर एग्जाम्पल सेल, दोनों सेल में, एनिमल सेल में भी, ये है आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल, और प्लांट सेल में, दोनों में अगर बहुत सारा वाटर जाएगा अंदर, वाटर अंदर फिल हो जाएगा। कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय विच वाटर एंटर इनसाइड द सेल? वो प्रोसेस ट्रांसपोर्ट का जिससे वाटर एंटर होता है सेल में, उसे क्या कहते हैं? कोई बताएगा क्लास में से मुझे? जल्दी से, एक वर्ड है वो से, रेज हैंड करे तो मैं जल्दी से। रवाहा, रेज हैंड किया हुआ है, अनम्यूट कर दो रवाहा। नहीं, क्यों भाई? वर्दा, क्या नाम है उस प्रोसेस का जिससे वाटर एंटर होता है सेल में? कौन, क्या नाम है बेटा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट? वर्दा, मैं सही बोल रही हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अनम्यूट करके बताएं। खतीजा, कैमरा ऑन करें। वरुण, जल्दी जल्दी, मुझे बार बार ना बोलना पड़े, मैं रिमूव करने वाली हूँ तुम लोगों को वरना। खतीजा आप बताएं, कौन सा प्रोसेस है जिससे वाटर एंटर होता है सेल में? वरुण, क्या हो गया बेटे? 3 दिन में तुम लोग बिल्कुल ऐसे होके आ जाते हो जैसे लॉकडाउन हो गया दिमाग का है। ओके, मिस प्रेमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कहते हैं ना। चलिए, वाटर एंटर हो गया। अब वाटर इतना ज्यादा भर गया क्योंकि बाहर वाटर की पोटेंशियल ज्यादा थी, अंदर कम थी, वाटर भर गया। जब वाटर एनिमल सेल में भी भरा, प्लांट सेल में भी भरा, एनिमल सेल में जब वाटर भरेगा तो सेल मेम्ब्रेन उस वाटर को रिटेन करेगी, बट बहुत ज्यादा नहीं करेगी, और अचानक ही बर्स्ट हो जाएगी, बर्स्ट होगी, और सारा वाटर जो है अलोंग विद द साइटोप्लाज्म एंड एवरीथिंग सेल से बाहर आ जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाती है ड्यू टू द एक्सेस वाटर। अगर वाटर थ्रू ऑस्मोसिस बहुत ज्यादा सेल में चला गया तो सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाती है। दिस इज इन एन एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल में एक ही बाउंड्री है विच इज सेल मेम्ब्रेन। ज्यादा वाटर फिलअप होने से क्या होगा, वो सेल बर्स्ट हो जाएगा और सारा साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, अगर बहुत सारा वाटर सेल से बाहर निकल गया, अगर बहुत सारा वाटर सेल से बाहर निकल गया तो सेल जो है वो श्रिंक भी हो सकता है। सेल क्या हो सकता है? श्रिंक हो सकता है, ऐसे छोटा सा हो जाएगा। श्रिंक क्या होता है? किसी चीज में से बहुत सारा वाटर निकल जाए
तो वो एक छोटा सा मोड़ा तोड़ा सी चीज बन जाती है विच इज नोन एज श्रिंकेज। तो सेल श्रिंक हो जाता है। कौन सा सेल? एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में अगर वाटर एक्सेस में भर जाए तो सेल बर्स्ट हो जाता है, और अगर वाटर एक्सेस में बाहर निकल आए तो सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी है, और वो सेल वॉल उस वाटर के प्रेशर को रिटेन करती है, उसके प्रेशर को मेंटेन करती है और सेल मेम्ब्रेन को बर्स्ट होने नहीं देती। जब सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली प्लांट सेल भी बर्स्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। यानी ये जो सेल वॉल होती है ये दरअसल प्रोटेक्ट करती है प्लांट सेल को फ्रॉम सेल लाइसिस या सेल्यूलर लाइसिस। सेल वॉल protects the plant cell from lysis of cell। सेल के टूटने से, सेल के बर्स्ट होने से, सेल के लाइसिस होने से सेल वॉल रोकती है, सेल वॉल उसे प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है? फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा वाटर अंदर एंटर हो गया, अब क्या होगा? ये वाटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा साइटोप्लाज्म के ऊपर, सारे अंदर ऑर्गेनेल वैक्यूल वगैरह में भी फिल्ड हो जाएगा। पहले वैक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सेल मेम्ब्रेन टूटेगी नहीं, लाइसिस नहीं होगी, क्योंकि बाहर उसकी प्रोटेक्शन में थिक लेयर मौजूद है, और वो लेयर कहला रही है क्या? सेल वॉल। So the function of cell wall is that it protects the cell from cell lysis or lysis of cell, सेल के टूटने को या बर्स्ट होने से रोकती है। सिमिलरली जैसे अभी हमने एनिमल सेल में देखा, पानी ज्यादा भरने से बर्स्ट हो गया, और जब बहुत ज्यादा वाटर बाहर आ गया सेल से, then it will become shrink, right? Similarly here in the plant cell में भी सिमिलरली ऐसे ही होगा। अगर बहुत ज्यादा वाटर बाहर आ जाएगा, तो अब ऑटोमेटिकली सेल श्रिंक हो जाएगा। लेकिन अगेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल पूरा प्लांट सेल अपना शेप रिटेन करेगा, शेप मेंटेन करेगा। वो इस तरह एनिमल सेल की तरह छोटा सा नहीं हो जाएगा, बल्कि कैसा लगेगा? ऐसे लगेगा जैसे ये है आपका प्लांट सेल, ठीक है, ये प्लांट सेल है, और अंदर जो साइटोप्लाज्म है सिर्फ वो, यानी सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म तो श्रिंक हुआ है, लेकिन प्लांट सेल पूरा अपने शेप को मेंटेन करेगा। अंदर की चीज श्रिंक हो गई, छोटी हो गई, लेकिन पूरा प्लांट सेल एज इट इज रहा। क्यों एज इट इज रहा? क्योंकि उसके बाहर क्या मौजूद है? सेल वॉल, जो उसके शेप को मेंटेन करती है, रिटेन करती है इन बोथ द कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज जब वाटर बहुत ज्यादा फिल्ड हो जाए तो सेल को बर्स्ट होने से प्रोटेक्ट करेगी लाइसिस ऑफ सेल, और जब वाटर बहुत ज्यादा उसमें से बाहर निकल जाए तो सेल को श्रिंक होने से प्रोटेक्ट करेगी बाय ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ड सेल वॉल। सेल वॉल की प्रेजेंस से वो उसके शेप को रिटेन करती है या मेंटेन करती है। कुछ कॉपी करना हो तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं। ओके, जरा ये पिक्चर देखिए, इसमें ये बात आपको और क्लियरली नजर आएगी। 3 तरह की इन्होंने सिचुएशंस दी हैं। 3 तरह की सिचुएशन क्या है? नंबर 1, एक ऐसा सॉल्यूशन है, और इसमें आपको 3 टर्मिनोलॉजीज भी पता चलने वाली हैं। देखें, फर्स्ट सेल जो आप देख रहे होंगे उसके ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है आइसोटोनिक, लिखा हुआ है आइसोटोनिक, सबको नजर आ रहा है? सही है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है
एक सेकेंड देखें, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो हम अभी बात करने जा रहे हैं उसमें 3 टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं। एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये 3 सॉल्यूशंस को हमने यहाँ पे क्यों इसकी बात की और इसका क्या मकसद है। हम अभी बात कर रहे थे सेल का बर्स्ट होना या सेल का श्रिंक होना या सेल पे कोई भी असर नहीं पड़ना, ये बात कर रहे थे ना हम कह रहे थे कि अगर एनिमल सेल और प्लांट सेल में वाटर ज्यादा फिल्ड हो जाए तो वो बर्स्ट हो जाता है, अगर उसमें से वाटर बहुत ज्यादा बाहर निकल जाए तो वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। अब ये चीजें, ये पॉसिबिलिटी कि वाटर उसमें ज्यादा क्यों भरेगा और उसका अंदर का यानी सेल के अंदर से वाटर ज्यादा बाहर क्यों आएगा, दिस इज बिकॉज ऑफ द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डालेंगे, ठीक है, ये है 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आइसोटोनिक। मैंने क्या किया कि मैंने 2 बीकर्स लिए और उसमें मैंने एक सॉल्यूशन फिल कर दिया, सही है, सॉल्यूशन फिल कर दिया। अब इसमें एक बीकर में, बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2, बीकर नंबर 1 में मैंने डाल दिया एनिमल सेल, कोई सा भी एनिमल सेल डाल दिया, और बीकर नंबर 2 में मैंने डाल दिया प्लांट सेल। फर्स्ट कंडीशन क्या की हमने, 2 बीकर लिए और दोनों बीकर में एक में प्लांट एनिमल सेल डाला और दूसरे में प्लांट सेल डाला। अब मैंने क्या किया, थोड़ी देर बाद मैं नोटिस करूंगी कि ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में कोई फर्क नहीं आया, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के साइज में कोई फर्क नहीं आया, ना ये बर्स्ट हुए ना ये श्रिंक हुए। कंडीशन क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल को बीकर में लिया हुआ है और सॉल्यूशन में डिप कर दिया है, लेकिन ये ऐसा खास सॉल्यूशन है कि जिसमें ना प्लांट सेल बर्स्ट हो रहा है ना श्रिंक हो रहा है, इसी तरह ना एनिमल सेल बर्स्ट हो रहा है ना श्रिंक हो रहा है। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें क्या ऐसी खास बात है कि ना प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर वाटर नहीं जा रहा और अंदर का वाटर बाहर नहीं आ रहा, ऐसी क्या खास बात होगी, आप लोग सोच के मुझे बताएं। इस सॉल्यूशन में ऐसी क्या खास बात होगी कि बाहर से वाटर अंदर नहीं जा रहा और अंदर का वाटर बाहर नहीं आ रहा। सोचें, ट्रांसपोर्ट क्यों होती है, ऑस्मोसिस की वजह से। एम आई राइट अलीना, सही है। ऑस्मोसिस हमें क्या कहता है, मूवमेंट इज फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। खतीजा सही बोल रही हूं मैं, ठीक है। तो अगर अंदर से पानी बाहर नहीं जा रहा और बाहर से अंदर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या लेंगे आप यहाँ पर, इसका मतलब जो बाहर वाटर पोटेंशियल है वो ही अंदर वाटर पोटेंशियल है। एम आई राइट? इसीलिए तो अंदर आना जाना नहीं हो रहा। हमने यही बात की थी ना, ऑस्मोसिस में जब वाटर मॉलिक्यूल दोनों साइड पे इक्वल हो जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। यहाँ ये जो सॉल्यूशन है जिसमें सेल डिप किया है, उस सॉल्यूशन के वाटर मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर है। इसीलिए ना वाटर बाहर से अंदर जा रहा है ना अंदर से बाहर आ रहा है। दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी वाटर पोटेंशियल एज कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल सिमिलर होगी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ना सेल बर्स्ट होगा ना सेल श्रिंक होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना वाटर अंदर जाके फिल्ड हो रहा है, ना अंदर का वाटर बाहर आ रहा है, और अंदर आना जाना वाटर का किस वजह से रुका हुआ है? क्योंकि बाहर के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन और अंदर के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है। जब दोनों साइड की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाती है? रुक जाती है, जिसकी वजह से ना सेल टूट सकता है ना श्रिंक हो सकता है। That kind of solution is known as isotonic solution. ठीक है भाई, क्लियर एवरीवन? ठीक है, ओके। सेकेंड सॉल्यूशन जो होता है वो कहलाता है हाइपोटोनिक। अब इसमें मैंने क्या किया? अगेन मैंने 2 बीकर्स लिए, दोबारा एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। 2 बीकर लिए, बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2। बीकर नंबर 1 में ले लिया मैंने एनिमल सेल, बीकर नंबर 2 में मैंने ले लिया प्लांट सेल। लेकिन मैंने जो सॉल्यूशन फिल्ड किया बाहर, यानी एनिमल सेल जिसमें डाला जिस सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन दरअसल प्योर वाटर था, प्योर वाटर। यहां पे भी क्या ले लिया मैंने? प्योर वाटर। अब जरा सोच के मुझे बताएं कि मूवमेंट कहां से कहां होगी। एनिमल सेल है, प्योर वाटर में डिप है, प्लांट सेल है, प्योर वाटर में डिप है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कहां से कहां होगी और क्या पॉसिबिलिटी होंगी? जिसकी भी समझ में आ जाए वो रेज हैंड करें ताकि उससे बात करें। हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल को प्योर वाटर में डाल दिया है। ये बात सबको समझ आ गई है? प्योर वाटर का मतलब क्या हुआ? ऐसा वाटर जिसमें कोई और सॉल्यूट नहीं है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है। क्या मैं उसको हायर वाटर पोटेंशियल कह सकती हूँ वरुण? ऐसे सॉल्यूशन को जो सिर्फ प्योर वाटर है, मैं उसको ये कह सकती हूँ कि वहां पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है? प्योर वाटर है तो वाटर ही होंगे ना, और तो कुछ नहीं होगा वहां पे। क्यों अलीना? ऐसे ही होगा वर्दा? एम आई राइट? ओके, तो अगर ये प्योर वाटर है जिसके अंदर एनिमल और प्लांट सेल डाले हैं हमने, तो अब मूवमेंट कहां से कहां होगी? फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर से टू लोअर वाटर पोटेंशियल, यानी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सिमिलरली हियर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड वाटर मूव करेगा प्योर वाटर से इनसाइड द सेल, क्योंकि प्योर वाटर मींस हायर वाटर पोटेंशियल। प्योर वाटर मींस हायर वाटर पोटेंशियल, जहां पे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा क्वांटिटी में है। मूवमेंट हो रही है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। एनिमल सेल के साथ क्या होगा? जब बहुत ज्यादा वाटर अंदर फिल्ड हो जाएगा तो एनिमल सेल क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। प्लांट सेल के साथ क्या होगा? प्लांट सेल भी बर्स्ट हो जाना चाहिए। प्लांट सेल बर्स्ट होगा? नहीं होगा, नॉट बर्स्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें सेल वॉल मौजूद है जो उसको प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम बर्स्टिंग या फ्रॉम लाइसिस। ये नॉट बर्स्ट। नॉट बर्स्ट का मतलब ही ये हुआ कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल ने उसे बचा लिया बर्स्ट होने से, या उसकी लाइसिस होने से, या उसके ब्रेकडाउन होने से। और कैसे सॉल्यूशन में ये हुआ? ये बर्स्टिंग जो है एनिमल सेल की, या जब प्लांट सेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है वाटर से, तो ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन तब होती है जब हम एनिमल और प्लांट सेल को डिप करें प्योर वाटर में। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर पोटेंशियल बाहर ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेल, ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक मींस वो हायर वाटर पोटेंशियल। जरूरी नहीं प्योर वाटर हो, फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन भी है,
तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही लो होगी, जबकि अंदर जो सेल में फिल्ड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगी, यानी वाटर जो है बाहर वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगी, सॉल्यूट कम होगा। जब बाहर वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो मूवमेंट कहां से होगी, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाय द प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस। ये कब पॉसिबल होगा, इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके आगे चलो, आगे चलो भाई। ओके जी, फिर क्या कर रहे हैं हम, अब तीसरा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, और तीसरे एक्सपेरिमेंट में अगेन मैंने 2 बीकर ले लिए, बीकर नंबर 1 और बीकर नंबर 2। ठीक है, बीकर नंबर 1 में मैंने डाल दिया एनिमल सेल एज यूजुअल, और बीकर नंबर 2 में मैंने डाल दिया प्लांट सेल एज यूजुअल। और अब मैंने इसमें जो सॉल्यूशन फिल्ड किया वो ऐसा सॉल्यूशन है जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है, यानी मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया ऐसा जिसमें बहुत सारा सॉल्ट डाला और कम वाटर में बहुत सारे सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा वो, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, एक बीकर में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में एनिमल सेल है, दूसरे बीकर में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में प्लांट सेल है। एक में क्या है, एनिमल सेल है, एक में क्या है, प्लांट सेल है। बाहर सॉल्यूशन कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर पोटेंशियल कम है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम है और बाकी सॉल्ट ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन कहलाता है। और इन साइंटिफिक टर्म इट इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वो क्या था, हाइपोटोनिक था, ये क्या है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक इज स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, अब वो चाहे शुगर सॉल्यूशन हो या सॉल्ट सॉल्यूशन हो, जिसमें वाटर कम और सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा है। That type of solution is known as concentrated solution and it is also known as hypertonic solution. अच्छा, concentrated salt solution का मतलब एक और भी है, और वो ये है कि concentration of the salt solution is higher outside, यानी बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है, सॉल्ट सॉल्यूशन ज्यादा है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और इनसाइड द सेल वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि बाहर जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो अंदर यकीनन वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब अगर अंदर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है और बाहर कम है तो मूवमेंट कहां से होनी चाहिए, ये बात को आप लोग अलग अलग करके दिमाग में बिठाइएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 20 ग्राम सॉल्ट लिया है प्लस ओनली 1 ml ऑफ वाटर, 1 ml ऑफ वाटर में आपने 20 ग्राम ले लिया, या आप अगर एक यूनिट में एक तरीके से भी देख रहे हैं कि उसमें वाटर कम और सॉल्ट बहुत ज्यादा ले लिया है आपने, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। जब भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है उसमें वाटर की क्वांटिटी या वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कम होते हैं, और हमेशा ऑस्मोसिस होती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल यानी हायर वाटर मॉलिक्यूल से लोअर वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर बाहर वाटर मॉलिक्यूल कम है तो ऑस्मोसिस कहां से होगी, फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, यानी सेल में जितना भी पानी है वो सेल से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली प्लांट सेल में भी यही होगा, सेल में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और बाहर कम है, तो सेल में प्लांट सेल से भी सारा वाटर कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो इन बोथ द केसेस
एनिमल सेल जो है वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाएगा, जैसे अभी हमने देखा था कैसे श्रिंक होता है, छोटा सा हो जाएगा श्रिंक होके। जबकि प्लांट सेल में उसकी सेल वॉल उसके शेप को रिटेन करेगी, नो श्रिंकेज। श्रिंकेज ऐसा नहीं होगा कि सेल ही छोटा सा हो जाए प्लांट सेल, बल्कि अंदर से साइटोप्लाज्म श्रिंक होगा, सेल की जो साइज है और शेप है वो एज इट इज रहेगा। सो इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस द concentrated salt solution, animal cell, the water move out of the cell and the cell become shrink. Plant cell, the water come out of the cell, cell के अंदर से बाहर आ जाता है, but due to the cell wall it retain its shape and no shrinkage will be appear. मैं ये सब लिखवा रही हूँ, पहले बोर्ड में से जो कुछ कॉपी करना चाहे वो कॉपी कर लें आप लोग, और कॉपी कर चुके हैं तो मुझे थम्स अप कर दें ताकि मैं आगे आप लोगों को डेफिनेशंस भी लिखवा दूं। ओके, अब ये देखें, अब जो मैं पिक्चर दिखा रही थी ना, अब आप लोग पिक्चर देखिए। अब ये देखिए, आपको तीनों कंडीशन यहाँ पे क्लियरली नजर आएंगी। क्या है वो तीनों कंडीशन? फर्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये एक एनिमल सेल है रेड कलर का। रेड कलर के एनिमल सेल जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल या एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों हमने सेल लिए और उसको ऐसे बीकर में डाल दिया जिसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक मींस द concentration of the solution outside and inside the cell is same. जब दोनों साइड पे concentration same है, there is no movement of water molecule is taking place. When there is no movement of water molecule, see the shape, the size, the structure of the animal cell as well as the plant cell. दोनों बिल्कुल as it is रहेंगे, no change will be appear. There is no change in the structure and shape of animal as well as in a plant cell. Now see another example. Second example, ये second box है. The name of the solution is hypotonic solution. इस hypotonic solution में एनिमल सेल भी डिप किया है, प्लांट सेल भी डिप किया है। एंड इफ यू हैव नोटिस्ड, एनिमल सेल आपने देखा फिल्ड अप होके कैसा गुप्ता हो गया है। सी एंड फाइनली दीज कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स दिख रहे हैं सबको? इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉर्नर जो है, दिस इज शोइंग दैट दिस विल बिकम बर्स्ट। ये सेल जो है ये आगे जाके बर्स्ट होने वाला है। ये बर्स्ट हो गया है, ये बर्स्ट हो गया और आपको हल्का हल्का सा दिख रहा होगा यहाँ पे डॉटेड के। ये बर्स्ट होने के बाद ये क्या हुआ है कि अंदर से साइटोप्लाज्म बाहर आ गया है। दिख रहे हैं ये डॉट्स? बर्स्ट हुआ हुआ भी दिख रहा है, सही है। तो बर्स्ट होने को हम कहते हैं लाइसिस या लाइज्ड। समझ आ गई बात? ओके, आगे चलें। प्लांट सेल देखें। प्लांट सेल फिल्ड हो गया लेकिन बर्स्ट नहीं हुआ। और बर्स्ट क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल हार्ड वॉल है, उसने इसको बर्स्ट होने से बचाया, यानी उसको लाइसिस से बचाया। यही कह रहे थे ना, प्रिवेंट फ्रॉम लाइसिस ऑफ सेल, यही कहा था अभी हम लोगों ने। अच्छा, अब थर्ड पिक्चर में आ जाइए। थर्ड पिक्चर इज व्हेन वी डिप द एनिमल सेल as well as the plant cell in hypertonic solution. Hypertonic का मतलब होता है concentrated salt solution. Concentrated salt solution means जिसमें salt की quantity ज्यादा है और water potential कम है, water की quantity कम है, water के molecules कम है। तो अब सेल के अंदर से सारा पानी बाहर निकल जाएगा क्योंकि सेल के इनसाइड तो water potential ज्यादा और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। नाउ द मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। सेल के अंदर से वाटर सारा बाहर निकल जाएगा और सेल का साइज क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ये जो श्रिवेल्ड का मतलब यही होता है, या क्रेनेशन के भी इसको कहते हैं कि वो साइज छोटा हो गया, श्रिंक हो गया, श्रिंकेज हो जाती है। लेकिन अब प्लांट सेल देखें आप, प्लांट सेल ने एक्चुअली अपने सेल का शेप मेंटेन किया हुआ है।
अंदर से जो साइटोप्लाज्म है वो सिकुड़ गई है ना, साइटोप्लाज्म श्रिंक हुई है, लेकिन प्लांट सेल उतना ही है, वैसे ही है जैसे प्लांट सेल नॉर्मल साइज का होता है. Why? Because the cell wall is present and cell wall can retain the shape and the size of the plant cell, whereas in animal cell where there is no cell wall present, वो shrink हो जाता है या वो क्या हो जाता है, जो है वो shriveled हो जाता है. सही है. So this is about the types of solution which changes or which brings about the changes in the plant and animal cell. और ये changes जो है plant और animal cell की, this is basically taking place in pure water and salt solution. और उसके हमने इन solutions को biological terms दी, isotonic, hypotonic and hypertonic solution. ठीक है. तो this is one of the significance of a plant cell कि plant cell protect करती है cell को टूटने से, lysis से, whereas animal cell में क्योंकि सेल वॉल नहीं होती तो उसका लाइसिस हो सकता है या वो श्रिंक हो सकती है इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन. नाउ द डेफिनेशंस ऑफ दीस सॉल्यूशंस जो अभी हमने पढ़ी, प्रॉपर डेफिनेशंस क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन दैट कंटेन फ्यूअर डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स, यानी हमने कहा था ना, या तो प्योर वाटर होगा या ऐसा जिसके अंदर वाटर ज्यादा और कम सॉल्ट होगा. fewer dissolved salt particles यानी salt या कोई भी और electrolytes, यानी less concentration of solute outside as well as compared to inside. इन बातों को अलग अलग समझिएगा. what is the meaning of higher concentration salt solution और what is the meaning of pure water. pure water means जहां पे water molecule ज्यादा है. Concentrated solute solution means जहां पे solute ज्यादा है और water molecules कम है. आप कॉपी कर सकते हैं डेफिनेशंस को. आप डेफिनेशंस कॉपी करके मुझे थम्स अप करें ताकि फिर हम आगे चलें. Okay, done. Very good. हो गया खतीजा? Good. हाँ खदीजा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? खदीजा, आप कुछ पूछ रही हैं? यस मिस, मुझे पूछना था, ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें कौन सा सॉल्यूशन ऐड हुआ है? मतलब
दूसरे में तो प्योर वाटर है बिल्कुल और सही, उसके बाद वाले में क्या कहते और हैं। सोल्यूशन है, ठीक है। जी चलें, आपने ठीक है अपनी समझ से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा, आपको क्लियर होना चाहिए। देखो आइसोटोनिक का मतलब ये हुआ कि चाहे वो प्योर वाटर हो या सॉल्ट सोल्यूशन हो, लेकिन ये जो सोल्यूशन की है, खतीजा म्यूट करें माइक अपना, माइक म्यूट करें, हाँ शाबाश। लिसन, अब ये जो तीनों टाइप्स हमने पढ़ी है ना सोल्यूशन की, ये एक्चुअली हमने कंपैरिजन किया है बाहर के सोल्यूशन का सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन से। अगर सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड है और बाहर वाटर ज्यादा है, तो बाहर के सोल्यूशन को हमने हाइपोटोनिक कह दिया। यानी ये जो सोल्यूशन के नाम दिए ना हमने, वो सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन से कंपेयर करते हुए दिए। अगर सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल कम है, सॉरी वाटर पोटेंशियल सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, तो बाहर वाले सॉल्यूशन को हमने क्या कह दिया, हाइपरटोनिक। और आइसोटोनिक में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा जिसमें बाहर और अंदर दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। अगर बाहर प्योर वाटर है, फॉर एग्जाम्पल बाहर तो प्योर वाटर है और सेल के अंदर भी सिर्फ वाटर ही फिल्ड है, जो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। तो अगर बाहर और अंदर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक कहते हैं। यानी बाहर भी प्योर है अंदर भी प्योर है तो आइसोटोनिक है। अगर बाहर सॉल्ट सॉल्यूशन जिस कॉन्सेंट्रेशन का है, अंदर सेल के अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन सेम वही है, तो बाहर का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक। आर यू गेटिंग दिस? खतीजा आप समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें प्योर वाटर हो या ज्यादा सॉल्ट हो। असल में इन सॉल्यूशंस को कंपेयर किया गया है सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन से। अगर सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन और बाहर की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा बाहर वाला। अगर सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड है और बाहर प्योर वाटर या वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। और अगर अगर सेल के अंदर की वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और बाहर कम है, तो ऐसा कहलाएगा हाइपरटोनिक। यानी आपने वाटर की पोटेंशियल देखनी है, बाहर अंदर सेम आइसोटोनिक, बाहर वाटर पोटेंशियल ज्यादा हाइपोटोनिक, अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा हाइपरटोनिक। इस तरह याद कर लेना। Is that clear? This is a comparison of concentration inside the cell and outside the solution. This is known as, or this will form three different types of solution. कोई और क्वेश्चन? अच्छी बात है क्वेश्चंस करें ताकि मुझे पता चले कि कुछ समझ तो आ रहा है। ये नहीं कि सब बस बेचारे आके बैठ जाते हैं, बारिश को भी मिस करते रहते हैं, जबरदस्ती मैं पढ़ाती भी रहती हूँ, समझ कुछ आता नहीं है। तो क्वेश्चन रेज करना मींस क्लास जो है वो कुछ समझ रही है, और क्वेश्चन रेज ना करना मतलब कि क्लास को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये दो कंडीशन है। अगर आप नहीं पूछ रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बहुत अच्छा समझ लिया या मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया। इसका मतलब ये है कि मैंने इतना बुरा पढ़ाया कि क्लास बेचारी चुप करके सिर्फ हजम कर रही है। आप क्वेश्चन करेंगे तो मुझे पता चलेगा हाँ भाई कुछ कुछ आ रहा है और कुछ कुछ पहुंचाना है और ज्यादा। सही है? अच्छा, अब जब सेल स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि सेल की बाउंड्री हो गई और सेल के अंदर का मौजूद हिस्सा, बाउंड्री को कह दिया था सेल मेम्ब्रेन, अंदर जो कुछ था उसे हमने कहा था प्रोटोप्लाज्म, यही कहा था। और उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर का ये वाला पार्ट, इसको कहा था हमने साइटोप्लाज्म, और बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट को हमने क्या कहा था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो अब हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कहानी है, वो जा रही है टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल, क्योंकि बाउंड्रीज तो हमने पढ़ ली। प्लांट सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, बोथ। एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन, बट ये बाउंड्रीज की बातें खत्म। अब आ गए प्रोटोप्लाज्म में। इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म टू थिंग्स आर प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म, a jelly like material,
surrounded, that jelly like material cytoplasm surround another organ in the center, that organ is known as nucleus. तो जरा न्यूक्लियस की कहानी को सुनते हैं. तो न्यूक्लियस क्या चीज होती है? न्यूक्लियस प्लांट और एनिमल सेल की क्या न्यूक्लियस बिल्कुल सेम होते हैं या उनमें कोई फर्क होता है? तो शेप के लिहाज से हमने, अगर हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसकी अगर हम शेप की बात करेंगे तो शेप के लिहाज से तो न्यूक्लियस प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के बिल्कुल सेम होते हैं. यानी स्फेरिकल शेप होता है. स्फेरिकल मतलब गोल, और इररेगुलर होता है. इररेगुलर, गोल तो होता है लेकिन गोल में भी तो वैरायटी है ना. एक गोल होता है प्योर सर्कल, एक गोल होता है ओवल. तो ये इररेगुलर है. कभी ये बिल्कुल राउंड सर्कुलर स्फेरिकल हो जाता है और कभी ये थोड़ा सा ओवल स्फेरिकल हो जाता है. तो ये चीज इररेगुलर कहलाती है कि ये अपने शेप को चेंज कर रहा है लेकिन रहता गोल ही है. कभी इस तरह स्क्वायर न्यूक्लियस नहीं बनेगा, ट्रायंगुलर न्यूक्लियस नहीं बनेगा, ऐसा कभी नहीं होगा. ऐसा कभी नहीं होगा, रहेगा गोल ही. चाहे वो गोल में ट्रू सर्कल हो जाए या ओवल सर्कल हो जाए, ओवल बन जाए. तो स्फेरिकल शेप है, इररेगुलर इन शेप. ठीक है. अच्छा, फिर एक और चीज होती है. जितने भी प्लांट्स एनिमल सेल होते हैं, एनिमल सेल में तो न्यूक्लियस सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस थोड़ा सा कॉर्नर में आ जाता है. ये हो गई इसकी सेल वॉल, ये आ गई इसकी सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट सेल में एक बहुत ही बड़ा सा सेल वैक्यूल होता है, और वो वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि वो पूरे सेल की जगह घेर लेता है. क्या करता है? एक वैक्यूल होता है जो इतना बड़ा है, जो बीच में बड़ा सी जगह लेके बैठ जाता है और इस बेचारे न्यूक्लियस को एक कोने में कर देता है. तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो एक कॉर्नर पे चला जाता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में रहता है. इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसका सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस है, सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस है, जबकि उसका न्यूक्लियस जो है वो इन कॉर्नर होता है. इन कॉर्नर यानी थोड़ा सा साइड में चला जाता है. ठीक है. तो ये न्यूक्लियस की बात हो गई. शेप स्फेरिकल शेप है, इररेगुलर. एनिमल और प्लांट सेल दोनों में शेप तो सेम है, लेकिन जो एनिमल सेल का न्यूक्लियस है वो सेंट्रलाइज्ड है, सेंटर में है, जबकि प्लांट सेल का एक कॉर्नर में है. अच्छा, प्लांट सेल और एनिमल सेल की कहानी जिन साइंटिस्ट ने सबसे पहली दफा शुरू की, किसी को पता है वो कौन थे साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहली दफा न्यूक्लियस की कहानी शुरू की? कभी पढ़ा है, कभी सुना है? 1831 रॉबर्ट ब्राउन. 1831, इतनी पुरानी बात. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस डिस्कवर किया और फिर पता चला कि प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस है, एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस है. एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंट्रलाइज्ड है यानी सेंटर में है, प्लांट सेल का न्यूक्लियस कॉर्नर में है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज वैक्यूल. वैक्यूल ऑल्दो हमें बाद में पढ़ना है डिटेल में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कॉर्नर में कैसे गया, सेंटर में क्यों नहीं है. इसलिए नहीं है क्योंकि वैक्यूल ने इतनी बड़ी जगह घेरी हुई है कि उस बेचारे को एक कोने में धक्का दे दिया. और ये न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में. न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की स्टोरी जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आप सब कुछ पढ़ के आइएगा. हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. कुछ कॉपी करना हो तो बोर्ड से कर लीजिए जल्दी से, और अगर कर लिया है तो थम्स अप कर दीजिए अपने. अच्छा, ठीक है. अच्छा, जरा जल्दी से टेस्ट टॉपिक नोट कर लीजिए. आज आप लोगों का होगा, कोई टेस्ट होगा मंडे. आपके टेस्ट स्केड्यूल में टेस्ट लिखा होता है ना, मंडे टेस्ट होते. तो नेक्स्ट मंडे आपका बायोलॉजी का टेस्ट है. बायोलॉजी
टेस्ट टॉपिक्स। सब नोट करेंगे, क्योंकि अगर सबने नोट करना होता है, नोट करा करें, और फिर अगर कोई ग्रुप पे बोल भी रहा हो तो उसको भी बता देंगे ये टॉपिक्स हैं जो नहीं है क्लास में। टेस्ट टॉपिक्स में क्या क्या आएंगे? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। फिर हमारा सेल स्टार्ट हो गया है, जिसमें पहले सेल मेम्ब्रेन भी मैं दूंगी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, ठीक है, एंड बस, एंड बस। ये है टेस्ट टॉपिक्स। नोट कर लें सब बच्चे टेस्ट टॉपिक्स। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पूरी याद करनी है, जितनी भी है सारी। फिर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। नोट कर लिए सबने सेल टॉपिक, वो टेस्ट टॉपिक्स। गुड। ठीक है, फिर कल की क्लास में मिलते हैं हम लोग। अल्लाह हाफिज।